एक्सरसाइज 6.3 जो है हमारी ट्राइंगल की, क्या इसमें कोई डाउट बचा है अब किसी का? यस मैम, 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। और कोई डाउट है ऋतिक इसके अलावा? नो मैम। जानवी? नो मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो, दोनों के पास एनसीईआरटी है भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। एक वर्टिकल पोल है, मतलब एक पोल खड़ा हुआ है डंडा टाइप, और उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, और वो शेडो जो बनाता है, जो उसकी परछाई है, वो 4 मीटर लॉन्ग है। 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ग्राउंड पे। एट द सेम टाइम, देखो ये चीज बड़ी जरूरी है इसमें, एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम एक टॉवर है, उसकी शेडो है 28 मीटर लॉन्ग। तो हमें टॉवर की हाइट बतानी, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो ये कैसा बनेगा। अब जो टॉवर है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड के, है ना, ऐसे बना होता है भाई, ये ग्राउंड है। टॉवर नहीं, पहले क्या बनाना है, वर्टिकल पोल बनाना है पहले। तो जो पोल है, जो भी पोल्स होते हैं तुमने देखे होंगे, पोल जो होते हैं रोड पे, वो ऐसे तो कोई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी होता है, वो हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं ग्राउंड से। तो ये एक पोल बोला उसने, जिसकी लेंथ है 6 मीटर्स, उसकी लेंथ 6 मीटर्स है, और वो जो शेडो बना रहा है वो 4 मीटर्स है, मतलब उसकी शेडो छोटी है उससे फिलहाल। इसको थोड़ा यहाँ तक बना सकते हो दिखाने के लिए कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो ये पोल है, ये उसकी शेडो है, ये पोल है, ये शेडो है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, देखो अब उसी टाइम पे, तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर देती हूँ, पहले इसको इससे ज्वाइन कर देती हूँ, उसी टाइम पे एक टॉवर है, टॉवर मतलब बड़ा होगा ऑब्वियसली, टॉवर ज्यादा लंबा होगा। जो टॉवर है उसकी शेडो तुम्हें दी हुई है 28 मीटर है, 28 मीटर। तो शेडो जो है वो 28 मीटर्स लॉन्ग है। हमें टॉवर की हाइट बतानी है, मतलब हमें ये चीज बतानी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, हाइट बतानी, ठीक है। तो हाइट को मान लो मैंने h मान लिया, h मान लिया। अब इस ट्राइंगल को भी कंप्लीट कर देते हैं, इसको बना देते हैं, ए बी सी नाम रख देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, इसका भी नामकरण कर देते हैं। इसको मैंने बोल दिया पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, अब देखो दोनों में ये एंगल तो 90 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली टॉवर्स, बिल्डिंग्स, पोल सब 90 डिग्री पे होते हैं, ग्राउंड के परपेंडिकुलर खड़े होते हैं, ठीक है। अब उसने बोला देखो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब उसी टाइम पे जब इसने इतनी लंबी शेडो बनाई, इसने इतनी लंबी शेडो बनाई। अब जो शेडो बनती है वो सन की वजह से बनती है ना, सूरज की रोशनी की, मतलब सूरज की वजह से बनती है जो भी शेडोज बनती है। तो एक ही टाइम पे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन के लिए, अभी तुम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पढ़ा है ना, नहीं वो नहीं पढ़ा, चलो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलती मैं, मतलब जब सेम टाइम होता है ना, मान लो दोपहर के 2 बजे हुए, तो उस टाइम पे तुम कहीं से भी खड़े होके सन को देखोगे तो तुम सेम एंगल बनाओगे। और ये वाला एंगल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से सन कहीं ऐसे मान लो पीछे होगा, यहाँ पे सन होगा, तो उसकी वजह से ही ये शेडो कास्ट हो रही होगी ना। ये सन पीछे है, उससे ऐसे लाइट रेज निकल निकल के आई, इस पे लाइट रेज निकल निकल के आई, उस वजह से इसने ये ऐसे शेडो कास्ट कर दी। ऐसे ही सन से यहाँ पे भी लाइट रेज आई, ठीक है। तो दोनों से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना सन का, ये सेम होगा। अब तुम बोलोगे मैम पर यहाँ से तो ऐसे जा रहा है, ये तो अलग लग रहा है, पर सन इतना पास थोड़ी है, सन तो बहुत दूर है, करोड़ों पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है। तो इतनी दूर वाली चीज को तुम यहाँ से खड़े होके देखोगे, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो ये जो एंगल है ना, ये दोनों के लिए सेम होगा, जिस एंगल से हम सन को देख रहे हैं वो दोनों के लिए सेम होगा। इसलिए अब ये देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, और हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं एंगल सेम क्यों है, क्योंकि सेम टाइम है, सेम टाइम पे हर जगह से सेम एंगल बनेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या चीजें हैं बताओ हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज आ गई अब सेम? मैम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री। बिल्कुल, एक तो यही है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आर। बिल्कुल सही, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, उसी रीजन से क्योंकि इस टाइम पे दोनों सेम एंगल बना रहे होंगे सन से, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए फिर? सिमिलर। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने? एंगल एंगल। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी
ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो अब हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, बाय CPST जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होंगी, मतलब साइड्स का रेशियो सेम होगा, और हमें यहाँ पे साइड से ही मतलब है, हमें साइड की ही लेंथ निकालनी है। तो बाय CPST अब हम बोल देंगे क्या क्या, कि AB अपॉन PQ इज किसके इक्वल टू बराबर होगा, के। बिल्कुल, है ना। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू होगा BC अपॉन QR। ये हमने बोल दिया, यहाँ पे लिख देंगे बाय CPST। ठीक है, अब सबकी वैल्यू लिख दो, जो जो वैल्यू तुम्हें पता है। AB है 6, AB है 6 लिख देते हैं। PQ हमें निकालना है, PQ को मैंने H लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू BC कितना है 4 और QR है 28। ठीक है, तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैम 42। हाँ बिल्कुल 42 आएगा, बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, इसको काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ये कम हो गया। तो अब H इधर जाएगा, H इंटू 1 और 6 इंटू 7 इधर, तो H हो जाएगा 42। यूनिट बताओ इसकी क्या आएगी, यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या आएगी? मैम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगी? नहीं, क्वेश्चन में देखो यूनिट्स क्या चल रही हैं। मैम मीटर। हाँ, यूनिट मीटर मैम चल रही है मीटर। तो, हाँ बिल्कुल, यूनिट मीटर चल रही है तो मीटर ही रहेगी ना। वैसे देखो सेंटीमीटर तो इतना सा होता है, 42 सेंटीमीटर लंबा टॉवर, कितना लंबा हुआ वो तो, एक स्केल जो होता है 15 सेंटीमीटर का होता है छोटा वाला, उसका ट्रिपल कर दिया लगभग तुमने। इतना छोटा सा टॉवर थोड़ी होगा, टॉय टॉवर नहीं है ना। तो ये आ गई। अब बाद में लास्ट में लिख देना भाई देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर निकाल लिया हमने, क्योंकि एच हमने अपने आप माना था। तो आंसर में हम हमेशा वो चीज लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछी गई है, उसी वर्ड्स में, उन्हीं वर्ड्स में। तो हाइट ऑफ टॉवर आ गया 42 मीटर। इन सब चीजों के लिए क्या होता है ना, इन सब चीजों से टीचर हो जाता है इम्प्रेस, उसे लगता है अरे वाह बच्चा है बड़ा होशियार। ये लिखना बात एक ही है, मतलब तुमने कोई एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ी करी। पर एच लिखने का मतलब है, एच हमने ना क्वेश्चन में खुद से इंट्रोड्यूस किया था, क्वेश्चन में हमें दिया थोड़ी गया था। तो जो भी वेरिएबल तुम खुद से डालते हो लास्ट में ना, उसे हटा के फिर जो भी उसकी वैल्यू आई, वो जो क्वेश्चन में जो उसका मतलब है वो वर्ड्स में लिख दो बस। इससे थोड़ा अच्छा लगता है, बस पेपर देखने में अच्छा लगेगा और पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन में। देखो इतना सुंदर सुंदर लिखना, जितना सुंदर मैंने लिखा है। मुझे लग रहा है मेरी राइटिंग सबसे अच्छी है तुम लोगों में, है ना। पेज नंबर वाले, चलो भाई, तो हमारी एक्सरसाइज 6.3 हो गई पूरी तरह से कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। अब जो एक्सरसाइज 6.4 है देखो, उससे पहले एक थ्योरम दी गई है। अब इस चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम है ना, वो थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग, पहले उसका प्रूफ करते हैं, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज में होते हैं। अब ये जो थ्योरम है, थ्योरम 6.6, फिलहाल के सिलेबस के हिसाब से इसका प्रूफ कट हो चुका है सिलेबस से। जो रिड्यूस्ड सिलेबस तुम लोग देखोगे ना, तो इसका प्रूफ कट है, थ्योरम कट नहीं है। मतलब थ्योरम पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, पर इसका प्रूफ कट हो चुका है। तो अब तुम लोग बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं प्रूफ कराऊं या ना कराऊं? क्या नेम है थ्योरम का? थ्योरम का नेम तो यार ऐसे कुछ नहीं है, मैं लिख देती हूँ, पर थ्योरम कहती क्या है? मैम करा दो। करा दूं, चलो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देती हूँ, फिर समझाती हूँ थ्योरम क्या कहती है। रेशियो ऑफ द एरियाज of two similar triangles is equal to, क्योंकि अभी सिलेबस नया आया नहीं है, तो वैसे लास्ट ईयर जो सिलेबस था उसी के हिसाब से स्कूल्स भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से सोचिए, तो ये इसका प्रूफ कटा हुआ है, थ्योरम है, प्रूफ कटा हुआ है। थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है बहुत, प्रूफ भी इसका कोई इतना मुश्किल नहीं, आसान है, बीपीटी से तो आसान है इसका प्रूफ। इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसका ना ऐसे कोई छोटा नाम नहीं है, जैसे बीपीटी का नाम है, आगे पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम, इसका ये पूरी एक स्टेटमेंट है। अच्छा देखो क्या बोल रही है थ्योरम, इसके आगे द भी लगा देते हैं, चलो खुश हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल्स बोला है उसने पहले ही से ही कि ट्राइंगल सिमिलर है, उनके एरियाज का जो रेशियो है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब क्या इसका, देखो मैं बताती हूँ। मतलब देखो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं,
हमेशा की तरह नाम कर देते हैं ABC, नाम ये रख देते हैं PQR। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में बोला है सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो हमें गिवन क्या है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें गिवन है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब क्या बोला उसने, ये हमें प्रूव करना है। देखो स्टेटमेंट इसमें देख के ऐसा लगता है ना कि ये लिखा हुआ है, पर ये चीज को अभी प्रूव करना है। ये थ्योरम कहती है ऐसा कि इनका जो एरियाज का रेशियो होगा ना, तो जो टू प्रूव है देखो वो क्या है कि जो इनके एरियाज का रेशियो होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया का रेशियो बराबर होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब स्क्वायर ऑफ द रेशियो, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग PQ है, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग PR है, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग QR है, तो उनके रेशियो का स्क्वायर। अब रेशियो AB अपॉन PQ हो गया, ये रेशियो हो गया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये कह रहा है जो एरियाज का रेशियो आता है ना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ही ये चीज सच है, हर ट्राइंगल के लिए नहीं है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ही सच है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हम ये कह पाएंगे कि उनके जो एरिया होगा, उसका जो एरिया होता है उसका रेशियो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो तो पहले से ही सेम होगा, मतलब AB अपॉन PQ किसके बराबर होगा बताओ। BC अपॉन QR, बिल्कुल, और AC अपॉन PR। बिल्कुल सही। तो AB अपॉन PQ की जगह पे मैं BC अपॉन QR भी लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे मैं BC अपॉन QR भी लिख सकती हूँ, लिख दिया तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा भाई, है ना। और ऐसे ही इसकी जगह पे हम AC अपॉन PR भी लिख सकते हैं, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है मतलब थ्योरम की, वो ये कहती है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसका एरिया का रेशियो बताती है हमें। अभी तक कोई भी थ्योरम ने हमें एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया था, ये थ्योरम एरिया के बारे में तुम्हें जानकारी दे रही है कि भाई जो एरिया का रेशियो है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर के। और ये तीनों रेशियो ऑलरेडी बराबर है, तो तुम इसका स्क्वायर लिखो या इसका स्क्वायर लिखो या इसका स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि पहले से ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो ये गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब प्रूफ करते हैं जरा। अब इसमें जरा सी कंस्ट्रक्शन है छोटी सी, क्योंकि थ्योरम है तो बिना कंस्ट्रक्शन के तो मानेगी नहीं, थोड़ा बहुत तो करवाएगी तुमसे। कंस्ट्रक्शन क्या है, अब कंस्ट्रक्शन क्यों है देखो, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, और जब भी एरिया की बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी हमारे पास हाइट तो है ही नहीं, तो वो हाइट ही बनानी पड़ेगी तुम्हें बस। देखो अगर इसको मैं बेस ले रही हूँ तो हाइट क्या हो जाएगा, ए से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा इस BC पे, है ना। तो ए से मैंने ना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया BC पे, इसका मैंने नाम रख दिया इस पॉइंट का D। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर बना दिया BC पे। ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी करेंगे क्योंकि इसका भी एरिया लिखना है। यहाँ से भी तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसका कुछ नाम रख दो, पॉइंट का नाम रख दिया M। तो यहाँ पे हमने किया PM परपेंडिकुलर टू QR एंड PM परपेंडिकुलर टू QR, ये हमने करी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बस इतना करा हमने, कंस्ट्रक्शन कर दी, ये कर दिया। अब हम लिखेंगे, अब हम एरिया लिखते हैं ट्राइंगल्स का पहले, फिर उनका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं ABC ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखोगे, बताओ जरा कैसे लिखोगे। मैम हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, फिर मैम 1/2 BC इंटू AD। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि BC बेस है, AD हाइट है। हाइट क्या होता है, उसी पे पड़ने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ। बिल्कुल। जानवी बता PQR का एरिया क्या होगा। मैम हाफ इंटू QR इंटू PM। बिल्कुल सही, तो पहले मैं इनके एरियाज लिख देती हूँ जो तुम लोगों ने बताए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू BC इंटू AD। और ऐसे ही फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिखा मैंने, तो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस है QR और हाइट है PM, QR और हाइट है PM। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, देखो एरियाज का रेशियो ही चाहिए हमें, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो डिवाइड दिस बाय दिस, तो इसको नाम दे देना चाहे 1/2 और लिख देना डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2। अब जब डिवाइड करते हैं तो LHS LHS से डिवाइड होता है, RHS RHS से डिवाइड होता है। तो
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ, एरिया को ना AR लिख देते हैं, बार बार कौन इतने बड़े को लिखेगा। ये क्या होगा, इसके नीचे ये आ जाएगा ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हो गया हाफ ऑफ BC इंटू AD अपॉन हाफ ऑफ QR इंटू PM। ठीक है, अच्छा हाफ से हाफ हो गया कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। चलो अभी हम कुछ करते हैं, हाफ हाफ तो आपस में हो गए शहीद। BC अपॉन QR और AD अपॉन PM, देखो AD अपॉन PM ये है, ठीक है, और BC अपॉन QR तो ये, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या ABD ट्राइंगल ABD और PQM आपस में सिमिलर होंगे? यस मैम। यस होंगे? मैम। कैसे बताओ, किस किस वजह से होंगे? ABC और PQR पहले से सिमिलर है, तो उससे AB और PQ तो सेम हो जाएंगे साइड। 3 साइड तो हो जाएंगी, पर इस वाली साइड ये थोड़ी आई हमारे AB पास। मैम बता रहा हूँ ना मैम, AB और बता। PQ तो सेम हो जाएगी। सही है, AB और और PQ मैम का रेशियो। एंगल D और M 90 डिग्री। बिल्कुल सही। और मैम BD अपॉन क्या हुआ? नहीं, पर फिर पहले तो देखिए बना नहीं कुछ, क्योंकि ये वाली साइड ली हमने एक यूज की, एक ये यूज की और एक ये एंगल यूज किया, और बीच वाला एंगल होना चाहिए हमारे पास, तब हम SAS बोलते हैं। ठीक है, पहले तो ये, और फिर हमें BD अपॉन QM भी नहीं पता ना, हमें तो BC अपॉन QR का रेशो पता है भाई, सेम है। और ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसा नहीं है हाफ कर रहा होगा कि हम हाफ हाफ ऊपर नीचे हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जगह BDA लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। देखो उससे अच्छा कुछ, उससे भी आसान, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स बड़े वाले पहले से ही सिमिलर हैं, तो इनकी सारी साइड्स का रेशियो बराबर है, जैसे इनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल है पहले से, यस मैम। है ना। अब और ये एंगल 90 90 है, देखो एंगल ADB और एंगल PMQ 90 90 है, तो बाय AA सिमिलैरिटी हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। देखो क्या क्या यूज किया हमने, कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है बाय CPST ऑफ ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है पहले से, और एंगल ADB इज इक्वल टू है एंगल PMQ 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री हैं। तो बाय AA सिमिलैरिटी हम बोल देंगे, बाय AA सिमिलैरिटी लिख देते हैं, बाय AA सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर, ABD और PQM। ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा PQM। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो गए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो जो बात चल रही है वो साइड्स के रेशियो की चल रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब इस ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो इस ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के बराबर। और देखो यहाँ पे हमें AD अपॉन PM लिखा भी दिख रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं AD अपॉन PM AB अपॉन PQ के तो बराबर होगा ही, है ना। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से चलो मैं CPST से ये निकाल लेती हूँ कि AD अपॉन PM इज इक्वल टू AB अपॉन PQ निकाला। ठीक है, देखो BC अपॉन QR के बराबर नहीं हुआ अभी है, क्योंकि इस ट्राइंगल के पास पूरा BC नहीं, इसके पास सिर्फ BD है, और BD को डबल करके BC भी नहीं आ सकता क्योंकि मीडियन नहीं है, इसलिए BD और QM को लेने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं लिया हमने। हमने AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM ले लिया। ठीक है, अच्छा और हमें ये तो पता ही है कि AB अपॉन PQ, जो AB अपॉन PQ है वो BC अपॉन QR के इक्वल पहले से है, ये BC अपॉन QR के इक्वल यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड AB अपॉन PQ ऑलरेडी बराबर है BC अपॉन QR के, है ना। ये तो हमें गिवन ही था क्योंकि ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये अपॉन ये बराबर है BC अपॉन QR के, ये तो पता ही। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, कि AD अपॉन PM की जगह पे मैं AB अपॉन PQ डाल सकती हूँ। यहाँ पे देखो इस रेशियो को देखना आप जरा ध्यान से, ये वाला जो है इसमें पुट करेंगे हम लोग, ये जो 3 है, देखो अब यहाँ पे तो BC अपॉन QR की जगह पे मैं AB अपॉन PQ पुट कर देती हूँ, ये BC अपॉन QR मिला हुआ है हमें पूरा का पूरा रेशियो इसमें, और AD अपॉन PM की जगह पे भी मैं AB अपॉन PQ पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये भी AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ स्क्वायर। बिल्कुल सही, तो ये सब हमने पुट कर दिया, पुट इन 3 में पुट कर दिया, और 3 क्या था, 3 ये था, और एरियाज का रेशियो के तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर आ गया, जब हमने पुट किया तो AB अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर आ गया।
पुट कर दिया हमने उसमें ना। चाहे तो तुम यहाँ पे एक और स्टेप इससे पहले करके इसको दिखा देना कि BC अपॉन QR किस जगह पे लिखा, AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ। एक बार इसे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, फिर स्क्वायर लिख देंगे। अब AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के, तो उसकी जगह पे भी लिख सकते हैं, तो BC अपॉन QR का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है इसको। और BC अपॉन QR किसके बराबर है, BC अपॉन QR AC अपॉन PR के भी बराबर है, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसको तुम AC अपॉन PR का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। देखो जरा बताओ, अब ये समझ आई थ्योरम दोनों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम का हो गया प्रूफ, ठीक है। तो थ्योरम जो है वो फाइनली देखो क्या कहती है, वो यही कहती है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशो साइड्स के रेशो का स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब तुम्हें जब भी ट्राइंगल में, ऐसे सिमिलर ट्राइंगल में एरिया की बात चलती हुई दिख जाए, इसका मतलब ये थ्योरम यूज होगी। एरिया के पे बेस्ड हमारे पास यही थ्योरम है, तो मतलब ये यूज हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, पेज नंबर कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है, ये है 3, ठीक है। अब इस पे करते हैं हम क्वेश्चन। तो अब एक्सरसाइज 6.4 खोलो अपने सामने और उसका पहला क्वेश्चन पढ़ लो। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या लिखा हुआ है, दो ट्राइंगल उसने पहले ही सिमिलर दे दिए अपने आप कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। एरियाज भी दे दिए। देखो एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो, पर उस पर हमेशा स्क्वायर लगा होता है। तो एरिया जब भी तुम खुद से भी अगर निकाल रहे हो या लिख रहे हो तो याद रखना उसकी यूनिट पे हमेशा स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर यूनिट्स होता है, ठीक है। तो एरिया इन्होंने यहाँ पे खुद ही दे दिया भाई, अच्छी बात है। EF की लेंथ दी हुई है, BC पूछा है। चलो पहले ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF मैं ये लिख देती हूँ, पेपर में करोगे या अपनी फेयर कॉपी में लिखोगे तो गिवन टू प्रूफ सब लिख देना। और जो क्वेश्चंस प्रूफ वाले नहीं होते ना, क्योंकि सब में प्रूफ थोड़ी होता है, उसमें हम लिखते हैं गिवन टू फाइंड लिख देते हैं कि यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, मतलब कोई भी दो ट्राइंगल होंगे ABCDEF, ठीक है। और उनके एरिया भी दिए हुए हैं, एरिया भी जो भी दिए हुए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख देंगे यहाँ पे। कितना है ABC का, ट्राइंगल का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है DEF है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सब हम करते हैं ना, ये क्वेश्चन का मेकअप होता है एक तरह से। मतलब गिवन लिखने से ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हो जाएगा, टू फाइंड लिखने से क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हो जाएगा, पर ये तुम क्वेश्चन को सजा रहे हो, बस अपने सोल्यूशन को ना सजा सजा के लिख रहे हो, क्योंकि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट अच्छे से लिखना सोल्यूशन को। तो फाइंड क्या है यहाँ पे, हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है, तो बस ये लिख देते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपना। अच्छा देखो बोला हुआ है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और अच्छा गिवन में ना इसकी भी लेंथ लिखनी थी भाई, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने नहीं लिखा, तुम्हें EF की भी लेंथ यहाँ पे लिखनी होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके बराबर आएगा बताओ, इसका रेशियो बता सकते हो तुम लोग? मैम AB AB by अपॉन D DE is equal to BC upon EF. AB अपॉन एंड D लिखूं बस, कुछ और नहीं लगाऊं इस पे? हम स्क्वायर। स्क्वायर हाँ स्क्वायर भी तो लगाओगे, गजनी हो इतनी जल्दी भूल गए, अभी तो पढ़ा है, स्क्वायर भी आएगा। इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर, EF है ना? स्क्वायर। बिल्कुल। और क्या बच गया, AC अपॉन DF का AC स्क्वायर भी लिख अपॉन सकते हैं। DF स्क्वायर। बिल्कुल सही, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो जब तुम ये थ्योरम यूज करोगे ना, तो तुम्हें ना इसकी छोटी सी स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, मतलब जितना छोटे में उतने में लिखेंगे कि रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू
द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स। क्योंकि अब ज्योमेट्री में ये भी दिक्कत है, तुम जो यूज करते हो तुम्हें उसका रीजन देना पड़ता है, कि ऐसा नहीं है ना कि तुम्हें आगे पीछे वाले ने बता दिया कि ये थ्योरम यूज कर ले, पर तुम्हें ये रीजन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कौन सा पार्ट यूज करना है, तीन तीन चीजें होती है इसमें। एक तो एरिया का तो हमें पता ही है भाई क्या क्या गिवन है, तो एरिया लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है 64 लिख दिया मैंने। डीईएफ का एरिया है 121 लिख दिया। अब इनमें से कौन सा वाला यूज करें, एबीडी की जरूरत नहीं है हमें, हमें चाहिए बीसी अपॉन ईएफ वाला, क्योंकि बीसी हमें चाहिए और ईएफ हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हम इसको इसके बराबर लिख देंगे, ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। तो क्वेश्चन में तुम्हें जिन साइड्स की बात की जा रही हो तुम उस वाले को यूज कर लेना। इज इक्वल टू लिख देती हूँ मैं इसको बीसी अपॉन ईएफ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू, बीसी तो निकालना है, ईएफ कितना दे रखा है भाई 15.4 का स्क्वायर। अच्छा अब ये बताओ स्क्वायर यहां से उधर जाता है तो उधर जाके क्या बन जाता है, रूट। बिल्कुल ये पता है तुम लोगों को, जानवी पता है ये वाली चीज, Yes, ma'am. ठीक है बिल्कुल। अब इन थ्योरम्स में, इस थ्योरम में ये यूज होगा, ये स्क्वायर यहाँ से हटाओ उधर ले जाके पूरा रूट बना दो, पूरा रूट बना दो। तो इसका मतलब बिल्कुल 64 अपॉन 121 का रूट और ये बीसी अपॉन 15.4। अब फटाफट बताओ 64 का रूट कितना होता है, 8। हाँ, और 121 का 11। हाँ 11 होता है। 64 का रूट 8 होता है और 121 का रूट 11 होता है। कुछ नंबर के स्क्वायर्स ना तुम लोगों को याद करने चाहिए, जैसे 1 से लेके 20 तक वाले जो नंबर्स है ना उनके स्क्वायर याद कर लो, और जब तुम स्क्वायर्स याद करोगे तो रूट भी अपने आप याद हो जाएंगे फिर उनके। तो इसको मैं लिख देती हूँ 8 अपॉन 11, 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू आ गया बीसी अपॉन 15.4। अब इसको सॉल्व करना है तो बीसी इसको इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, है ना। तो 8 अपॉन 11 इंटू 15.4 ये आ गई बीसी की लेंथ। और इसको अब हम कैलकुलेट कर सॉल्व कर लेंगे। इसकी यूनिट क्या आएगी भाई इसकी लेंथ की, Ma'am, 11.2 centimeters. सही है 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, बीसी आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये तुम लोग सॉल्व कर लोगे ना अपने आप, मतलब बस कैलकुलेशन ही तो करना है, यस। ठीक है। पॉइंट हटाना, नीचे 10 लगा देना, फिर 2 से कैंसिल कर देना, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है कर लेना। तो ये आ गई बीसी की लेंथ हमारे पास। तो अब ये इस तरह से यूज हो रही है थ्योरम। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि दो ट्राइंगल के ना एरिया हमें दोनों के गिवन थे, इसका एरिया इसका एरिया, और इसकी कोई एक साइड दे दी अगर तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वाली साइड हम निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ये वाली दे दी थी, हमने ये वाली निकाली थी। तो तुम्हें अब एरियाज अगर पता है या एरियाज का रेशियो अगर पता है और एक साइड पता है तो तुम उसकी दूसरी वाली साइड निकाल सकते हो जो कॉरेस्पॉन्डिंग है। चलो और कौन सा क्वेश्चन करें, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 और कर लेते हैं। करें चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जरा एक बार, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है, वो पढ़ो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। उसने साइड्स का रेशियो दिया है और फिर वो पूछ रहे हैं एरियाज का रेशियो क्या आएगा। तुम लोग मुझे क्या फटाफट बता सकते हो कि अगर साइड्स का रेशियो मतलब साइड 1 अपॉन साइड 2, मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, ये 4/9 है साइड्स का रेशियो और सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो उनके एरियाज का रेशियो क्या आएगा। Ma'am, 16:81. D part. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बढ़िया। डी पार्ट आएगा, फटाफट से कर सकते हैं क्योंकि अगर साइड्स का रेशियो पता है तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया का रेशियो होता है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एरियाज का रेशियो हो जाएगा, मतलब एरिया 1 अपॉन एरिया 2, मैं ऐसे लिख देती हूँ 4/9 का स्क्वायर, मतलब 16/81, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो पता है तो हम एरियाज का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं तुमसे अब ये पूछूं कि तुम्हें ना एरियाज का रेशियो गिवन है, ये ऐसी मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ क्वेश्चन, कि एरियाज का रेशियो मान लो तुम्हें दिया हुआ है क्या तुम 100/49, तो तुम्हें साइड्स का रेशियो बताना है, बताओ साइड्स का रेशियो क्या आएगा। 10/9, 10/7। हाँ बिल्कुल सही, 10/7 है ना। तो जब एरिया से साइड पे जाओगे तो रूट ले लोगे,
और साइड से एरिया पे जाओगे तो स्क्वायर लगा दोगे, बस यही है, क्योंकि साइड्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी तो क्लास खत्म होने वाली है, तुम्हारी खत्म होगी, तो अब मैं तुम्हें देती हूँ होमवर्क। कल होमवर्क ना थोड़ा कम था, कंजूसी से दिया था मैंने, तो आज भर के होमवर्क दे देती हूँ। है कल वाला जो कमी है, कल वाली जो कमी है वो आज पूरी करते हैं। देखो क्या क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, जो पिछले एग्जाम्पल्स छूटे हैं वो करने हैं। तो मैंने लिख देती हूँ कौन से एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल है कौन सा है भाई, 5, 6, 7 है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने क्लास में करा दिया था तो नहीं दे रही हूँ, चलो कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4, और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल पूरे नंबर से ही चल रहे हैं, तो 4, 5 तुम्हें दिख जाएंगे कहाँ पे है। 6.3 से पहले 4, 5, 6, 7, 8 ये एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 अभी देखते हैं कर सकते हो क्या। 9 रहने देना, 9 मैं करा दूंगी। ठीक है, 9 वाला 6.4 पे बेस्ड है, थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब ऐसे हो जाएगा, पर मैं करा दूंगी। तो ये एग्जाम्पल्स करने हैं, पहली चीज 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एग्जाम्पल जब भी करते हो तो धोखा मत देना मुझे, क्या करना, सोल्यूशन को छुपा के करना। ठीक है, ऐसा नहीं सोल्यूशन पढ़ लिया और सोल्यूशन को देख के टेप दिया, नहीं ये नहीं करना हमें। ये तो एनसीईआरटी वालों ने भी दे रखा है सोल्यूशन, तो उसको छापना थोड़ी कोई हमारा मोटिव है, वो तो बहुत जगह पे साइट्स पे मिल जाएगा। हमें खुद से करना है, तो पहले ट्राई करना क्वेश्चन पढ़ के, सोल्यूशन को छुपा के खुद से ट्राई करना कि हो जाएगा क्या। नहीं होता है तो फिर देख लेना सोल्यूशन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं होता है तो सोल्यूशन देखने से अच्छा मुझसे पूछ लेना, मैं भी बता दूंगी कैसे होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन बाद में देखना, अगर नहीं होता है तो पहले खुद से ट्राई करो, हो जाएंगे तुम लोगों से, क्योंकि अब तुम पूरी एक्सरसाइज वो कर चुके हो, तो अब हो जाएंगे तुमसे। ठीक है, और एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और कौन सा, 2, 4, 6। अब बताओ और दो होमवर्क या इतना बहुत है, कर लोगे और? हम बहुत है इतना। बहुत है, अच्छा। जानवी तो कह रही है मैम मैं कर लूंगी, आप दे दो मुझे अभी 25-30 क्वेश्चन और दे दो, है जानवी? चलो तो ये है, इतना ही बहुत है। चलो कितने हो गए, ये 5 ये है और 3, 8 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ये तुम लोगों का होमवर्क है। एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8 बिना देखे करना है। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं करना है कि भी चीटिंग नहीं करनी है, नो चीटिंग, बिना देखे करो। और ये 3 क्वेश्चन इवन नंबर वाले क्वेश्चन दिए मैंने। ठीक है, और 3 मैंने नहीं दिया है, वो मैं कराऊंगी, उसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, इसलिए 5 भी मैं करा दूंगी, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो ये क्वेश्चन है, ये तुमसे हो जाएंगे आराम से। ठीक है बच्चों, समझ आई सारी चीजें जो आज हमने पढ़ी? यस मैम। ओके, ऋतिक तुझे नहीं आई समझ? मैम आ गई। फिर कंजूसी क्यों कर रहा है? यस मैम बोल। एक और काम रह गया भाई, इस थ्योरम को भी तो रीडू करोगे जो मैंने कराई है। थ्योरम्स तो हमेशा तुम लोगों को रीडू करनी ही करनी है, क्योंकि जो मैं करा रही हूँ तब मैं अपने हाथ से कर रही हूँ, एक बार खुद से करो, पेपर में थ्योरम्स आती हैं, वैसे इसका प्रूफ तो नहीं आएगा। करोगे नहीं? चलो कर लो फिर भी, रीडू करो, जब मैंने मेहनत करी तुम भी करो। थ्योरम 6.6 को रीडू करना है। ठीक है, तो ये 9 चीजें हो गई, 9 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए, ये होमवर्क है तुम्हारा। चलो भाई, अच्छा हाँ एक और चीज पूछनी थी भाई मुझे तुम लोगों से, मुझे याद आया, फिजिक्स की क्लास कैसी चल रही है? मैम अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, तो फिर आज यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, क्लास में एंड कर रही हूँ, ये होमवर्क करके रखना और मुझे भेज देना आज रात तक, या कल क्लास से पहले पहले भेज देना। ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय।